सरिता, तुम भी कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगते। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। सोहन सरिता को अपनी बात समझाते हुए बोला। ये कैसा सम्मान है सोहन, जो मेरा अपमान करने पर मिलता है। मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है फिर। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। सरिता सोहन की बात का जवाब देते हुए बोली। तुम औरतों की यही तो समस्या है। छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींच कर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने। सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाजत के घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा नहीं कह सकता। सोहन अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला। अच्छा, सिर्फ इतना ही कहा था। सरिता ने प्रश्न भरी नजरों से सोहन की तरफ देखा, पर सरिता को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार सोहन सरिता को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन सरिता की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था सोहन ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह से उससे बात कर रहा था। एक पल भी नहीं लगाया कहने में कि अगर बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगी तोड़ कर रख दूंगा। भला कोई इस तरह अपनी पत्नी से बात करता है। अब समझ में आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी अर्चना क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतना सी थी कि शाम को जेठानी और सरिता रसोई में काम कर रही थी। उस समय अर्चना की 2 साल की बेटी बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते बेटी बरामदे में बनी हुई सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी 2 ही थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण वह जोर जोर से रोने लगी। लेकिन सासू माँ से ये भी नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा तो ले। जब तक अर्चना दौड़कर बाहर आई तो देखा कि उसकी बेटी के सिर से खून बहने लगा है। ये देखकर अर्चना ने अपने पल्लू से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक सरिता भी बाहर आ गई, लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। ये देखकर अर्चना तो कुछ ना बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गए। ये सरिता से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बागी स्वभाव की रही थी। वो बोली, अम्मा जी, बच्ची को कितनी चोट लगी है। देखिए खून भी बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ ना हुआ है इसे, लड़की जात है। इस छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। लड़कियां तो पल जाती हैं। थोड़ा सा तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा। कहकर अम्मा जी अपने महिला मंडली से फिर बातें करने लगी। लेकिन सरिता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी ही पोती को रोता देखकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो सिर की चोट अलग है। वो जल्दी जल्दी में अंदर कमरे में गई, अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर अर्चना की गोद से रूही को ले लिया और पैदल ही बाहर की तरफ चल दी। रोड पर पहुंचकर वहां से रिक्शा कर रूही को अस्पताल लेकर गई और उसकी मरहम पट्टी करवाई। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से से भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करती हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक सरिता रूही का इलाज करवा कर वापस आई, तब तक सोहन और उसके बड़े भैया घर आ चुके थे। सासू माँ उनके सामने सभी बातें रखी। जैसे ही सरिता रूही को लेकर घर में घुसी, वैसे ही सोहन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
अम्मा की इजाजत के बगैर घर के बाहर जाने की थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी, जो अकेले ही घर के बाहर निकल गई। हम लोग आ ही तो रहे थे घर पर। उसकी बात सुनकर सरिता एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक अर्चना भाभी आकर रूही को उसकी गोद से ले गई। फिर वो सोहन से बोली, रूही के सिर में चोट लगी थी, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती मैं? कितना खून तो बह चुका था उसका। अरे तो थोड़ी देर में कुछ न होता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद घर के बाहर निकल गई। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती कर दी मेरी। क्या सोच रही होगी वो लोग कि मेरी बहू तो मेरी सुनती ही नहीं है। सासू माँ बीच में ही बोली, आपको लोगों के सामने अपनी इज्जत की पड़ी है। आप रूही की दादी हैं। मेरी जगह रूही को लेकर तो आपको भागना चाहिए था, लेकिन आप तो बस करो तुम। बराबर अम्मा को जवाब दिए जा रही हो। खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। औकात में रहना। अचानक सोहन जोर से चिल्लाया। सरिता हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। सोहन का ये रूप तो शादी के 2 महीने में कभी उसने देखा ही नहीं था। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता ही चाहती थी। इसलिए कभी रूही से उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अंदर। सोहन दोबारा चिल्लाकर बोला। सरिता को कुछ सूझा नहीं तो वो चुपचाप अंदर आ गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तान कर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब सरिता ने इस बारे में सोहन से कमरे में बात की तो सोहन का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतलब उसका अपमान करके सोहन को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर, सोचते सोचते काफी देर बाद सरिता की नींद लग गई। अब रात भर ढंग से सोई नहीं है तो सुबह कहाँ से जल्दी उठती। सुबह उठने में उसे देर हो गई। बस इसी बात को सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर सोहन हड़बड़ाकर उठा। सरिता को पास में सोता देखकर उसे झकझोर कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो। सरिता हड़बड़ाकर उठी और फटाफट कमरे के बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ बोली, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी ही नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगे। भला ये बहुए के ससुराल में रहने के लक्षण हैं। सरिता को गुस्सा तो आ रहा था, पर जवाब न देकर और रसोई में जाने लगी। सिर दर्द तो वैसे भी हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी ले। तभी सोहन भी बाहर निकलकर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देख ले सोहन, तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ सास बोले जा रही है, पर ऐसा नहीं कि उसे जवाब तो दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर सोहन गुस्से में सरिता से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोले जा रही हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी। कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप बोल रहे थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रही है, और आज मैं चुप हूँ तो भी समस्या है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? सरिता ने कहा। उसकी बात सुनकर सोहन गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो, तुम ज्यादा जबान चला रही हो। अगर अब एक भी शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़। चुप करो, तुम पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो। सरिता के इस जवाब से सोहन हक्का बक्का रह गया। वहीं सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति तक से जबान लड़ा रही है ये। तेरी यही हैसियत है तेरी बीवी के सामने, जो सबके सामने मुझे जवाब दे रही है। सासू माँ सोहन को सुनाते हुए बोली। तब सोहन सरिता से बोला, तुम पत्नी हो मेरी, मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अच्छा, तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहो, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहो,
और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना जिस तरह की भाषा तुम बोलते हो वो भाषा मुझे भी बोलनी आती है। सरिता के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद सोहन की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि सरिता बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद सरिता को तेज जबान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के नामों से नवाजा गया। पर क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशर्म तो बनना ही पड़ता है।